हाय स्टूडेंट। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3। और जैसे आप देख सकते हैं 2 चैप्टर श्री राम IAS बुक जो है इकोनॉमी की उसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये है चैप्टर। तो चैप्टर 3 का जो टाइटल है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव मेजर्स। तो आइए अब देखते हैं। देखिए, जो GDP है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलोंग विद इट्स सिस्टर कॉन्सेप्ट ऑफ GNP एंड GVA ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडिड, ये यूज हुए हैं क्यों? बिकॉज दे आर सिंपल टू मेजर्स। इनको मेजर करना बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इनकी जो कंपैरेटिबिलिटी है वो ग्लोबल है। यानी कि जो बाकी जो GDP है हम उसको ग्लोबल लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो वी हैव हाउएवर सीन द लिमिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल वेज। इनकी जो लिमिटेशन है वो भी हमने देख सकती है। क्रिटिक्स के हिसाब से जो GDP के क्रिटिक्स है एज अ कॉन्सेप्ट, वो ये कहते हैं कि ये इनएडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट भी है, ये डिस्टॉर्ट्स भी करती है और मिसलीड्स भी करती है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एम्पलीफाई द पॉइंट। राइजिंग क्राइम रेट्स कैन लिफ्ट GDP बाई रेजिंग एक्सपेंडिचर्स ऑन सिक्योरिटी, पर्सनल, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये है कि जो क्राइम रेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो वो GDP को भी इंक्रीज कर सकती है एक्सपेंडिचर्स को रेज करके। ठीक है, एक्सपेंडिचर जैसे किस पे बढ़ रहा है? सिक्योरिटी, पर्सनल पे, टेक्नोलॉजी पे आपके एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन wrought by the oil spills, it boosts GDP as cleaning up adds to hiring and purchasing services and equipment। तो कह रहे हैं कि डिस्पाइट द डिस्ट्रक्शन रोड बाय ऑयल स्पिल्स, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऑयल स्पिल से, लेकिन फिर भी ये GDP को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जैसे ऑयल है वो गिर गया है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन जब होता है ऑयल का, तो ऑयल जैसे गिर जाता है, राइट? तो वो ये कह रहे हैं कि इतना ये क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, जिससे हायरिंग और परचेजिंग इक्विपमेंट्स भी इंक्रीज होंगी। जब ज़्यादा गन सोल्ड होगी मार्केट में, जैसे पीपल इनसिक्योर फील करते हैं, तो GDP को और ज़्यादा क्या करेगा? ये मैग्नीफाई कर देगा। कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो GDP को बूस्ट करेगा जब ये अनसस्टेनेबल हो तब भी। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेजर्स है जो हमारे पास अभी आए हैं, जो क्या करते हैं? कैप्चर करेंगे क्वांटिटेटिव साइड को नहीं ग्रोथ की, बल्कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है प्रोग्रेस के उनको भी। तो ये जैसे क्या है? जैसे कि HDI है, HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स, पोस्ट नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स और ग्रीन GDP। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। देखिए, UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये 1990 में डेवलप था। इसने पाकिस्तानी एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक, उन्होंने इसको डेवलप किया था, जो असिस्टेड थे बाय अमर्त्य सेन। इट हैज़ बीन यूज्ड सिंस 1993 बाय द UNDP प्रोग्राम। तो तब से इसको UNDP प्रोग्राम ने इसको यूज़ किया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। अब ये जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, वो मेजर्स करता है एवरेज अचीवमेंट्स किसका? एक कंट्री का 3 बेसिक डायमेंशंस में ह्यूमन डेवलपमेंट की एज फॉलो। जैसे एक लंबी और हेल्दी लाइफ एज मेजर्स बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एक जो लॉन्ग है, लंबी है और हेल्दी लाइफ है, जिसको मेजर करते हैं किससे? बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। Knowledge as measured in terms of adult literacy rate and the combined primary, secondary and tertiary gross enrollment। नॉलेज है जिसको हम मेजर करेंगे किसके टर्म्स में? अडल्ट लिटरेसी रेट के टर्म्स में, और जो कंबाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसके टर्म्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हम GDP से मेजर करेंगे। ठीक है, पर कैपिटा एट परचेजिंग पावर पैरिटी इन US डॉलर। हर एक साल
यूएन के जो मेंबर्स है स्टेट्स वो लिस्टेड है और रैंक अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से वो क्या करते हैं, रैंक करते हैं। 2010 में जो एचडीपी है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है एचडीआर, वो पहली बार आई थी एक इनइक्वालिटी एडजस्ट एचडीआई के साथ, विच फैक्टर्स इनइक्वालिटी इन द 3 बेसिक डायमेंशन। जो क्या करती है, जो फैक्टर्स करती है इनइक्वालिटी को 3 बेसिक डायमेंशन में ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे इनकम है आपकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, एंड जो एडजस्ट करती है एचडीआई को अकॉर्डिंगली। इंडिया क्लाइम्ड 1 spot to 130 among 189 countries in 2018 एचडीआई रैंक। इंडिया जो है उसने क्या किया था, क्लाइम किया था 1 spot to 130 among 189 countries 2080 में एचडीआई की रैंकिंग में। तो वो 1990 से 2070 के बीच में इंडिया की जो एचडीआई है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की वैल्यू इंक्रीज हुई थी 0.4 से 0.6 तक। ठीक है, एक इंक्रीज जो है नियरली 50% का यहाँ पे हुआ था, जो इंडिकेटर था कि कंट्री की रिमार्केबल अचीवमेंट हुई है इसमें लोगों को पॉवर्टी से लिफ्ट करने में। 1990 से और 2017 के बीच में इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ पे वो इंक्रीज हुई थी बाय नियरली 11 ईयर्स, विद इवन मोर सिग्निफिकेंट गेन्स इन एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसमें और ज़्यादा क्या हुआ था, सिग्निफिकेंट गेन्स हुए थे इसमें एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में। अब आता है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर यानी कि जीपीआई। जब हम रीडिफाइन करते हैं प्रोग्रेस को, ये एक थिंक टैंक है यूएसए में जिसने डिवाइस किया था एक न्यू मेजर्स असेस करने के लिए नेशनल प्रोग्रेस। तो इट इज कॉल्ड द जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये एक मेट्रिक है जो डिजाइंड है टैग लेने के लिए फुलर अकाउंट ऑफ वेलबींग ऑफ अ नेशन की। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या कहता है कि नेशन जो है वो अभी अच्छा है, वेलबींग है नेशन की, नेशंस की इकोनॉमी के नेशन की जो इकोनॉमी का साइज है उसके बियॉन्ड। कैसे, जैसे इसमें हम जो इन्वायरमेंटल है और सोशल फैक्टर्स उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड वो जीडीपी से मेजर जो नहीं होते, जैसे जीडीपी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस है या कुछ सोशल फैक्टर्स है उनको कंसिडर नहीं करती है। जीपीआई डिडक्ट्स करती है इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। जब आप कुछ न कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें रिसोर्स का भी डिप्लीशन हो रहा है, पॉल्यूशन भी होता है, फार्म की जो लैंड है उसमें भी उसका भी लॉस होता है। डेवलपमेंट जो है वो फार्म की लैंड के लॉस के साथ साथ आता है, कंस्ट्रक्शन और वेटलैंड्स, और साथ में साथ जो ओजोन डिप्लीशन है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और सोशल कॉस्ट लाइक इंक्रीज इन क्राइम एंड ब्रेकडाउन। आज इंडिया के जो चिल्ड्रन हैं जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग जिनकी एज है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे रहे स्कूल में 4.7 ईयर्स लॉन्गर कंपेयर टू 1990 में। तो स्कूल का जो टाइम पीरियड था, जो ड्यूरेशन था, जितने साल बच्चे स्कूल में जाते थे, अब वो थोड़ा सा क्या हो गया, टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया, 4.7 ईयर्स जो है वो ज़्यादा जाते हैं। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें वो भी इंक्रीज हुई है बाई 266% बिटवीन 1990 एंड 2017। अबाउट 26.8% ऑफ इंडियाज एचडीआई वैल्यू इज लो ऑन अकाउंट ऑफ इनइक्वालिटीज। जैसे 26.8% जो है इंडिया की एचडीआई की वैल्यू जो है वो लॉस हो गई है इनइक्वालिटी की। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो जीपीआई के सिमिलर है, क्योंकि ये इंक्लूड करती है सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर ये अराइव करे एट एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, अगर हम एक प्रोग्रेस इंडिकेटर देखें तो वहाँ पे सोशल और इन्वायरमेंटल को भी हम कंसिडर, इंडिकेटर्स डिफरेंट है, नंबर में भी डिफरेंट, रेट में भी डिफरेंट, लेकिन जो बेसिक ट्रस्ट है वो सेम है।
इंडेक्स जो है वो पब्लिश होता है बाय द नॉन प्रॉफिट एंड इज तो ये जो इंडेक्स है वो पब्लिश, इसको, और ये किस पे बेस्ड है, राइटिंग्स पे, अमर्त्य सेन और जोसेफ। इंडेक्स के तीन, पहला जो है वो बेसिक फाउंडेशंस, above three board heads in ecosystem, sustain personal। तो अब आता है बात ग्रोस नेशनल। अब जैसे आती है जीएनपी की, जीएनएच का मतलब होता है, जीएनएच का मतलब होता है कि ग्रोस नेशनल। ये एक अटेम्प्ट है जिससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं, होलिस्टिक टर्म्स है। देन जी एनपी, राइट, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय भूटान्स फॉर्मर किंग जिग्मे while conventional development model stress economic growth as the ultimate objective। लेकिन ये जो जीएनएच की जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में बेस्ड है ऑन द प्रिमाइस दैट ये जो आप ट्रू डेवलपमेंट है वो तभी होगा जब यहाँ पे चार डायमेंशन ये फुलफिल हो जाते हैं, जैसे इक्वालिटी एंड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो इक्विटेबल है, ठीक है। प्रिजर्वेशन और प्रमोशन हो रहा है कल्चरल वैल्यूज़ का, जो भी हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको हम प्रिजर्व कर रहे हैं और उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका क्या हो रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, और गवर्नेंस जो है हमारी वो बहुत ही अच्छी है। हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वो एक मेजर है इसका हैप्पीनेस का, जो पब्लिश्ड था किससे, यूएनएसटी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ताकि वो हेल्प कर सके नेशंस को अपनी पब्लिक पॉलिसीज बना सके हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, लोगों के लिए। और ये जो है जीएनएच जो है वो इंस्पायर्ड था किससे, भूटान से। इस भूटान जो है वो एक ऐसा नेशन है जहाँ के जो रेसिडेंट है वो काफ़ी खुश अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई थी 2020 की, उसने 56 कंट्रीज़ को रैंक किया था बाय देयर हैप्पीनेस लेवल। फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट कंट्री के बाद आता है आपका डेनमार्क, और फिर आता है आपका स्विट्ज़रलैंड। 6 की वेरिएबल है वो बेसिस है असेस करने के लिए, अगर हमें वेलबींग को असेस करना है, जैसे इनकम, आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, ट्रस्ट एंड जेनरोसिटी। अब जो एंटायर टॉप है, जो टॉप 10 थे वो वेल्दियर थे, और जो नेशन थे वो डेवलप्ड थे। दैट मनी इज नॉट द ओनली इंग्रेडिएंट इन द रेसिपी फॉर हैप्पीनेस। अगर आपको ये देखना है कि हैप्पीनेस जो है वो किस वजह से आती है, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ मनी एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम ये देखें कि लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। अब मनी के अलावा और क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। मनी के अलावा यहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पे काउंट हैं, और उनको भी हमें काउंट क्या करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है पर्सनल रिलेशनशिप, कि हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं आपस में, वो भी एक की फैक्टर है। बिगेस्ट सिंगल सोर्स जो है माइजरी का वो मेंटल इलनेस है। जैसे अगर कंट्रीज़ में ज़्यादा मेंटल इलनेस होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, हेल्दी लाइफ लोग नहीं जिएंगे। तो हमें इसलिए इस पे भी बात करने की, इस पे भी फोकस करने की हमें बहुत ज़्यादा क्या है, नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
फ्यू फैक्टर्स जो है जो स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है रिपोर्ट में, वो क्या है, जेनरोसिटी, सोशल सपोर्ट एंड सो ऑन। इंडियन स्टेट एंड हैप्पीनेस, मध्य प्रदेश जो है वो पहला स्टेट था जिसने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट क्या था बनाया। आंध्र प्रदेश फिर सेकंड है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद फिर अभी तक कोई नहीं है। मध्य प्रदेश ने एक आनंद डिपार्टमेंट बनाया था, जो मेंबर्स थे जो कुछ एरियाज में काम कर रहे थे, जैसे कि कल्चर, सोसाइटी, साइकोलॉजिकल एंड एकेडमी। इसने स्टार्ट किया था हैप्पीनेस फेस्टिवल, क्योंकि ये हेल्प करना चाहता था लोगों को ताकि वो हैप्पी हो, फोक डांस के थ्रू, सिंगिंग करके, ड्रामा करके और स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज करके। इसने क्रिएट किया था क्लब्स, आनंद क्लब, उन लोगों के लिए जो कि अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना चाहते हैं अपनी लोकल कम्युनिटीज में, जहाँ पे स्किल्स जो है वो ये है कि आप कैसे हैप्पी लाइफ जी सकते हो, उसको वहाँ पे बताया जाता था एंड जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ इसको शेयर किया जाता था। इसने 144th में प्लेस्ड किया इंडिया को, 144th पोजीशन वर्ल्ड में। डेटा वॉज कंपाइल्ड फ्रॉम सर्वे, कुछ सर्वे हुआ था जिससे डेटा कंपाइल्ड हुआ था। OECD बेटर लाइफ इंडेक्स, ये अडोप्ट हुआ था बाय द क्लब ऑफ रिच कंट्रीज, जो भी रिच कंट्रीज है उनके जो क्लब है उनसे ये अडोप्ट हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 2011 में वो क्या करता है, वो आ, आ, ये जो एक्चुअली में है ये लेता है बेस्ट मैट्रिक्स किसका, वेलबींग का, जो रिकमेंडेशन पे बेस्ड था कमीशन के, ऑन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस। ये इंक्लूड करता है 11 डायमेंशन किसके, वेलबींग। अब जैसे क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। हाउसिंग कंडीशंस एंड एक्सपेंडिचर, जैसे रियल एस्टेट प्राइसिंग, इनकम, हाउस होल्ड इनकम एंड फाइनेंशियल वेल्थ, ये एक घर की इनकम कैसी है, फाइनेंशियल वेल्थ कैसी है ना। जॉब्स, अर्निंग, जॉब सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटी, क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट नेटवर्क, कितना नेटवर्क कैसा है, सोशल सपोर्ट आपको कितना मिल रहा है, एजुकेशन एंड वोट वन गेट्स आउट ऑफ, ठीक है। एनवायरमेंट, क्वालिटी कैसी है एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ कैसी है, गवर्नेंस, इन्वॉल्वमेंट इन डेमोक्रेसी, हेल्थ, लाइफ सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, हैप्पीनेस, सेफ्टी, मर्डर एंड असोल्ट रेट्स कितनी है, वर्क लाइफ बैलेंस। अब आता है ग्रीन जीडीपी का। तो ग्रीन जीडीपी जो है एक्चुअली में वो है ग्रीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का, विच फैक्टर्स इन द एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ द ग्रोथ। वो क्या करता है, फैक्टर्स है जिसके किसमें एनवायरमेंटल, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो पोस्ट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का वो डिडक्ट करते हैं एक ग्रीन जीडीपी पे अराइव करने। 2004 में क्या हुआ था, चाइना ने अनाउंस किया था कि जो ग्रीन जीडीपी इंडेक्स है वो चाइनीज जीडीपी इंडेक्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन जो एफर्ट है उसको वो ड्रॉप किए गए। जैसे ही ग्रीन जीडीपी फिगर्स रैंक द साइज ऑफ जीडीपी टू अन इम्प्रेसिव लेवल, नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग एंड ग्रीन जीडीपी। अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग एंड ग्रीन जीडीपी। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या है, वो नेचुरल कैपिटल है जो बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड करता है, सॉइल को इंक्लूड करता है, पानी को इंक्लूड करता है और किसको इंक्लूड करता है, एयर को। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन है कि नेचुरल कैपिटल जो है शुड बी ऑफ द सेम इम्पोर्टेंस एज मैन मेड कैपिटल। नेचुरल कैपिटल है वो सेम इम्पोर्टेंस की होनी चाहिए, जैसे कि हम मैन मेड कैपिटल की बात हम करते हैं, ठीक है। ओके सो अब यहाँ पे क्या है कि सो द एबिलिटी जो है अगर हमें इनकम को जनरेट करना है फ्यूचर में, वो सस्टेन्ड है by judicious use of the stock of natural, by failing to account for reductions in the stock of natural resources। अगर हम क्या कर फेल कर हो जाते हैं अकाउंट करने के लिए, अकाउंट फॉर रिडक्शन स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, उनका जो हमारा रिडक्शन है उसको हम अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ
मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरली। मतलब जैसे आप जो है वो कुछ यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका स्टॉक जो है वो कम हो रहा है, राइट। तो स्टॉक अगर हमारे पास कम हो रहा है तो हम उसको अकाउंट में जैसे नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जेन्युइनली यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे ये तो ले ही नहीं रहे कि कितना डिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नेचुरल डिप्लीशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। ऑल राइट, फिर हमारा जो नेक्स्ट जो आता है वो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। अब ये जो हमारा प्लान है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो है ये सरकार ने पब्लिश किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको क्या किया था, पब्लिश किया। तो इसका जो ये किस पे हुआ था, जैसे फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज हुआ था 2008 ने हाईलाइट किया था वैल्यू किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, वैल्यू किसकी, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हुई थी बायोडाइवर्सिटीज। अब इसका एम जो था एक्शन प्लान का वो क्या है कि हमें अप्रोप्रिएट मार्केट वैल्यू असाइन करनी है उन गुड्स की और सर्विसेज की जो बहुत सारे इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम इनकॉर्पोरेट कर सके इनको दीज कॉस्ट को किसमें, नेशनल अकाउंटिंग में। ठीक है, अभी इंटरेस्ट है नोट करने के लिए कि यूएस जीडीपी जो है, यूएस जीडीपी की जो वैल्यू है वो क्या है, हायर है। यूएस जीडीपी की वैल्यू हायर है किससे, मार्केट रेट से, देन बाय पीपीई एज द ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन यूएस डॉलर इज मोर देन इट्स रियल एस्टेट। ऑपोजिट केस है किसका, चाइनीज युआन का। ठीक है, वो भी क्या है यहाँ पे ऑपोजिट है। बिग मैक इंडेक्स, बिग मैक इंडेक्स जो था वो डेवलप था, किसने डेवलप किया था, इकोनॉमिक्स मैगजीन ने, लंदन की। ये बेस्ड है किस थ्योरी पे, परचेजिंग पावर पैरिटी की जो थ्योरी है उस पे ये बेस्ड है। ये क्या शो करता है, पैरिटी किसका, किसी भी दो करेंसीज का। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का जो रुपीज है और यूएस डॉलर है, उनकी परचेजिंग पावर के बेस पे ऑफ अ स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ हैमबर्गर्स जो एमडी जो है वो सेल कर रहा है, जिसको बिग मैक भी बोलते हैं अमेरिका में, और महाराजा बर्गर जैसे इंडिया में। पैरिटी जनरली जो कैसे वर्कआउट करती है, 20 से 25 रुपीज पर डॉलर। तो जिस रुपी एट इट्स एक्सचेंज रेट वैल्यू सीन टू बी ग्रोसली अंडर वैल्यू। जब हम देखते हैं हमारा जो रुपीज है तो रुपी की जो वैल्यू है वो डॉलर से कम है। अब इसका जो एडवांटेज है पीपी का ये है कि ये करस्पॉन्ड करता है ग्राउंड लेवल वैल्यू पे करेंसी की इंडिया में, और ये चेंज नहीं होता है किसमें, वॉलेटाइल मैनर। ठीक है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज कौन सी है वो हम जरा देख लेते हैं। तो दूसरा जो वो आता है डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक जीडीपी, जो लेवल है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एचडीआई का स्टैंडर्ड जो लिविंग का, कंट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर ये जो अबाउट जो क्राइटेरिया है वो एक एडवांस स्टेज में है डेवलपमेंट कंट्री, हम कह सकते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है। डेवलप कंट्रीज के पास इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज होती है, सर्विस सेक्टर वहाँ पे हाईली आपको डेवलप मिलेगा, और वो एक प्री डोमिनेंट पोर्शन। अब जैसे एक कंट्री है जो अभी डेवलप कर रही है या फिर अंडर डेवलप्ड, तो कंट्री हैव एन अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, तो देयर मे बी पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि पॉकेट हो किसकी, डेवलपमेंट की। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, लो स्टैंडर्ड हो लिविंग का, हाई डेमोग्राफिक ग्रोथ हो, एंड सो among the developing countries, those which opened up in the so later and are rapidly urbanized like उनको हम न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बोल सकते हैं। कुछ जो प्लेस है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलप,
NIC जो है वो अट्रैक्ट इवन देयर स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूचर। वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन अगर देखिए बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड बैंक कंट्रीज एज शो, जैसे कैटेगरीज है, लो इनकम अगर कंट्री है तो कैपिटा जो है वो 1005 से ज़्यादा होगा, और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है तो ये होगा बिटवीन 1006 एंड 3995, ठीक है। और अगर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है तो ये होगा 3956 12235। हाई इनकम है तो इट विल बी लेस देन 1235। ऑलराइट, तो ये जो है आपका यहाँ पे इन्होंने एक जो रेंज है वो दे रखी है। अब आता है हमारा एक हाई इनकम इकोनॉमी है, उसको हम डिफाइन करेंगे बाय द वर्ल्ड बैंक एज a country with per capita income $12,235 or more in 2017. हाई इनकम कंट्री नॉट बी आ डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि एक कंट्री है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, ये नहीं कह सकते कि ये जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो हाई इनकम है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, फॉर एग्जांपल कुछ हाई इनकम कंट्रीज है वो भी अभी डेवलप हो रही हैं, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज है फॉर एग्जांपल, उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज डेवलपिंग हाई इनकम कंट्रीज। ये डेवलपिंग तो है, इनकम भी बहुत ज़्यादा है बट अभी डेवलप नहीं है। GCC कंट्रीज जो है वो रिच है लेकिन वो अभी डेवलप नहीं है। अब ऐसे नहीं है कि इनकम ज़्यादा है तो कंट्री जो है वो आपकी क्या है, डेवलप्ड है, राइट, ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। They have pockets of export economy based on oil and gas and the rest of economy underdeveloped. उनके पास जो एक इकोनॉमी है जैसे कि ऑयल और गैस का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन बाकी अगर हम उसमें देखें, बाकी सेक्टर्स देखें तो उनके अभी अंडर डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के हिसाब से एक कंट्री जो है उसको हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कहते हैं अगर वो 3 क्राइटेरिया को मीट करता है। पर कैपिटा जो है उस कंट्री $1035 से कम होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज वीकनेस बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड अडल्ट लिटरेसी। अब यहाँ पे क्या है कि जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो होगी बेस्ड ऑन इंस्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट किसका, नॉन ट्रेडिशनल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, कॉन्सेंट्रेशन, हैंडीकैप ऑफ स्मॉलनेस एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लेयर्ड बाय नेशनल। LDC जो है वो क्राइटेरिया को हम हर 3 साल बाद रिव्यू करेंगे, रिवाइव किया जाता है। यहाँ पे करंटली 47 कंट्रीज है LDC की लिस्ट में। पब्लिक गुड्स का और प्राइवेट गुड्स जो क्लासेस है गुड्स की इकोनॉमी में, पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरस है, नॉन राइवलरी। इसका मतलब है कि एक पर्सन का एंजॉयमेंट जो है गुड्स का वो दूसरे पर्सन की एबिलिटी जो है सेम गुड को एंजॉय करने की उसको डिमिनिश नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे म्यूनिसिपल पार्क होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, पब्लिक रोड्स है, other is non excludable meaning that people cannot be prevented from enjoying the good। आप उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। एयर क्वालिटी जो है एक एग्जाम्पल है पब्लिक गुड का, सिलेंडर है या फिर गैस मास्क है, ये है प्राइवेट गुड। जैसे कर सकते हो तब आप इसको एंजॉय करोगे, राइट। और गैस के मास्क है। नेशनल डिफेंस जो है वो भी नॉन एक्सक्लूडेबल है। Everyone in the country is protected and no one can be excluded. Markets do not produce public goods. Government provides them. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक को बनाने की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सरकार की, गवर्नमेंट की।
देयर आर ऑल्सो मेरिट, नॉन मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स जो है वो वर्दी है सब्सिडाइजेशन की बाय द गवर्नमेंट, उन पे सरकार सब्सिडी देती है। फॉर एग्जांपल जो फूड है लो इनकम ग्रुप्स के और फर्टिलाइजर्स के और सीड्स है जैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के। नॉन मेरिट गुड्स जो है वो रिलेटिवली अनवर्ती है सब्सिडीज के, उन पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी इवन दो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक कंजप्शन and need to be made available affordably. Government is not in a position to do so for fiscal financial reason. For example, जितने भी कॉलेज है, एजुकेशन है, demerits goods are those जिनका consumption needs to be discouraged and it is healthy for the consumer as well as society at large. So called sin goods, tobacco, alcohol and so on. It may not be feasible to ban them and so they are highly taxed. तो इन पे बहुत ज़्यादा जो है टैक्स देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।